हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं बीते एक सप्ताह में चर्चा में रही प्रमुख जगहों के बारे में, जो कि दुनिया भर की जगहें हैं, मानचित्र पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से। लेकिन शुरुआत करेंगे बीते सप्ताह के उस प्रश्न के साथ जो कि आपके लिए अभ्यास प्रश्न था, और उसके पहले एक महत्वपूर्ण सूचना के साथ कि जैसा कि आपको पता है कि स्वतंत्रता दिवस के लिए स्पेशल डिस्काउंट हम आपके लिए लेकर आए थे, और यह स्पेशल डिस्काउंट 15 अगस्त से शुरू हुआ था, जो कि 18 अगस्त यानी कि आज आखिरी दिन है इसका। हमने आपको दिया है दृष्टि लर्निंग ऐप पर जितने भी पेन ड्राइव कोर्स, ऑनलाइन कोर्स, लाइव ऑनलाइन कोर्स, टेस्ट सीरीज, यहां तक कि दृष्टि पब्लिकेशन की अगर आप किताबें भी लेते हैं तो वहां भी 20% का डिस्काउंट। अदरवाइज किताबों को छोड़ दें तो ऑनलाइन कोर्स, पेन ड्राइव कोर्स, डीएलपी, टेस्ट सीरीज पर सीधे 40% का डिस्काउंट है। और आज आखिरी दिन है, इस वजह से जो भी विद्यार्थी अपनी सीट डिस्काउंट की बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एक बार लिंक ओपन कर लें और उसके बाद लिंक ओपन करके सीट अपनी बुक कर लें। और कोई अधिक जानकारी चाहिए तो ये नंबर है, इस नंबर पर आप फोन भी कर सकते हैं, और कोई भी अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो कॉल करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। सवाल क्या है कि हाल ही में खबरों में रहा बेनिन देश किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप या दक्षिण अमेरिका? तो इसका जो सही जवाब है वह है अफ्रीका। अफ्रीका में बेनिन। पश्चिम की तरफ जब आप जाएंगे यहां पर तो देखने को मिलेगा, जरा पास से देखें तो ये चाबी की आकार का देश है। अब इसको और पास से देखिए तो ये चाबी की तरह जो दिख रहा देश है, किन किन देशों के साथ सीमा बनाता है और किस महासागर से लगा हुआ है? तो ये महासागर है अटलांटिक ओशियन। अब बात की जाए कौन से देश हैं, तो देखिए यहाँ पे जो सीमा बन रहा है ये आप देखें तो ये है बुर्किना फासो, और उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है ये है नाइजर, और उसके बाद ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ये है नाइजीरिया। यानी कि उत्तर में पूर्व में नाइजीरिया है, उत्तर में नाइजर है, और उत्तर पश्चिम में है बुर्किना फासो। लेकिन यहाँ पे देखें तो एक और देश है, छोटा सा देश है, और ये देश का नाम है टोगो। ये भी सीमा बनाता है। लेकिन अब बात करें हम इसके अलावा और किसी एक देश की, घाना। तो घाना जो है, घाना सीमा नहीं बनाता है क्योंकि बीच में आ जाता है टोगो। तो यहां पर बुर्किना फासो, नाइजर, नाइजीरिया और टोगो ये हैं बेनिन के सीमावर्ती यानी कि पड़ोसी देश। और उसके अलावा जो बात की थी हमने महासागर की, तो वो है अटलांटिक ओशियन। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रकार और स्थान। टाइफून पश्चिमी अफ्रीका का गिनी क्षेत्र, विली विलीज उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर। प्रकार है और स्थान है, उस हिसाब से हमें देखना है कि कौन सा सही सुमेलित है। केवल एक और तीन, एक और दो सॉरी, और उसके अलावा केवल 2 और 3 और 1, 2, 3। अब यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे क्या हैं? चक्रवात हैं। अब एक बार से जरा ध्यान से देख लेते हैं कौन कौन सा इसमें सही है, कौन कौन सा गलत है। अब सबसे पहले देखिए तो विश्व के नक्शे पर चक्रवातों को अलग अलग नाम से हम जानते हैं, अलग अलग जगह पर। अगर हम बात करें तो आप देखिए अटलांटिक ओशियन में, और यहाँ पे ईस्टर्न पैसिफिक में यानी कि प्रशांत महासागर के पूर्व में हम देखें तो हम हरिकेन के नाम से जानते हैं, अमेरिका और मैक्सिको के आसपास के क्षेत्र में जो चक्रवात आते हैं। उसके अलावा इंडिया के क्षेत्र में, इंडियन ओशियन में जो आते हैं उन्हें हम साइक्लोन कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो आसपास क्षेत्र में आते हैं उसे हम विली विलीज कहते हैं। और उसके अलावा जैसे कि हम एशिया के पूर्व की तरफ देखें, यानी कि हम प्रशांत के पश्चिम में देखें, तो प्रशांत महासागर के पश्चिम में जो आता है उसे हम टाइफून कहते हैं, चाइना के आसपास का क्षेत्र है। तो ऐसी स्थिति में अब यहाँ पे देखिए टाइफून बोल रहा है पश्चिमी अफ्रीका का गिनी क्षेत्र, तो पश्चिमी अफ्रीका गिनी क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह तो यहाँ पे है, वेस्टर्न पैसिफिक में है। तो पहला वाला ही गलत हो गया। दूसरा वाला विली विलीज उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए विली विलीज का संबंध किससे है? ऑस्ट्रेलिया से है, एकदम सही है। और उसके बाद तीसरा वाला हरिकेन कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर। अब हरिकेन देखिए कहाँ पे है, ये हरिकेन, तो ये कैरेबियन सागर है और अटलांटिक महासागर है, और हरिकेन दोनों तरफ है, मतलब ईस्टर्न पैसिफिक में भी है और उसके अलावा अटलांटिक ओशियन में भी है। तो इस हिसाब से यह भी सही है। बी दूसरा और तीसरा अगर सही था तो हम क्या कहेंगे? सी हमारा सही जवाब है। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तेल आमेर का सबसे अच्छा वर्णन करता है? हाल ही समाचारों में यह रहा है। तेल आमेर आखिर है कहां पे? तो यह जो है यह संबंधित जिस क्षेत्र से है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले स्टेटमेंट देखिए। मिस्र का एक प्राचीन शहर जो अपने पिरामिडों के लिए जाना जाता है, गाजा पट्टी में एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल, और उसके अलावा सीरिया में एक ऐतिहासिक स्थल जो अपने प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है, और अंत में तुर्की में स्थित एक प्रसिद्ध रोमन स्टेडियम। सही जवाब क्या है? सही जवाब इसमें है गाजा पट्टी में एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल।
अब देखिए गाजा पट्टी कहाँ है, ये पश्चिम एशिया में। अब मिडिल ईस्ट में गाजा पट्टी में यह जो क्षेत्र है तेल अमेर, तो यह जो है ईसाइयों का एक महत्वपूर्ण मठ है यह मिडिल ईस्ट में। और अपने आप में खास बात क्या है कि यह बहुत प्राचीन है, यानी कि प्राचीनतम ईसाइयों का मठ है मिडिल ईस्ट का। तो है कहाँ पे, ये गाजा में है, गाजा चर्चा में है। क्योंकि आपको पता है कि हमास के द्वारा जब इजराइल में कुछ समय पहले हमला किया गया था, तो इजराइल ने हमास जो कि गाजा मौजूद थे उन पर हमला किया, और गाजा में ही यह क्षेत्र जो है प्रभावित इस समय है। तो याद रखिएगा जवाब इसका हमें मिल चुका है, 20 का सही जवाब है। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोलन हाइट्स के शीर्ष से दक्षिणी सीरिया और राजधानी दमिश्क स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। दूसरा है, गोलन हाइट्स इजराइल को सीरियाई गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक उत्कृष्ट स्थान प्रदान करता है। अब यहाँ पे जो हमें उत्तर देखना है इस हिसाब से कि उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है विकल्प। अब देखिए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, किंतु कथन 2 एक की सही व्याख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, किंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। फिर है कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 सही नहीं है। फिर उसके बाद कथन 1 सही नहीं है लेकिन कथन 2 सही है। सही जवाब क्या होगा, चलिए देखते हैं। गोलन हाइट्स है कहां पे, देखिए इजराइल से और सीरिया के बीच में गोलन हाइट्स हमें दिखाई देगा। जरा पास में आते हैं, देखिए सीरिया है, इजराइल है, और इस क्षेत्र पर इजराइल ने अपनी पकड़ बनाई हुई है। और ये जो गोलन हाइट्स है ये एक पठारी क्षेत्र है। इस पठारी क्षेत्र से खास बात यह है कि जो सीरिया का क्षेत्र है और सीरिया की राजधानी है वो दिखाई देते हैं। तो दक्षिणी सीरिया जो है खास रूप से यह दिखाई देता है। तो गोलन हाइट्स इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहां से इजराइल सीरिया पर नजर बना सकता है, और प्राकृतिक रूप से इजराइल को इस गोलन हाइट्स का फायदा मिलता है। कोई हमला अगर करेगा तो इस प्राकृतिक रूप से मौजूद स्थिति का फायदा इजराइल को मिलेगा अगर सीरिया की तरफ से हमला होता है। तो ऐसी स्थिति में हम देखें तो गोलन हाइट के शीर्ष से दक्षिणी सीरिया और राजधानी दमिश्क स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, ये बात भी सही है। और उसके अलावा गोलन हाइट्स इजराइल को सीरियाई गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उत्कृष्ट स्थान प्रदान करता है, ये बात भी सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या भी करता है। तो इस हिसाब से 1 हमारा सही उत्तर है। चलिए ठीक है, अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, वेनेजुएला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी तट पर स्थित है। यह उत्तर में कैरिबियन सागर व अटलांटिक महासागर, पूर्व में गुयाना और दक्षिण में ब्राजील से घिरा है। अब आपको बताना है कौन सा इसमें सही नहीं है, केवल 1, केवल 2, 1 और दोनों, ना तो 1 ना तो 2। अब देखिए वेनेजुएला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब वेनेजुएला कहाँ पहले ये पता हो तो देखिए वेनेजुएला कहाँ मिलेगा, ये आप देख रहे हैं उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, और दक्षिणी अमेरिका में उत्तर में स्थित है। अब यहाँ पे देखिए यह दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी तट पर है कहाँ पे, यह तो उत्तरी तट पर है। तो पहला वाला तो सीधे गलत हो गया। और दूसरा देखिए यह उत्तर में कैरेबियन सागर व अटलांटिक महासागर, अब देखिए ध्यान से, उत्तर में कैरेबियन सागर व अटलांटिक महासागर, और पूर्व में गुयाना और दक्षिण में ब्राजील से घिरा है। क्या ऐसा सच में है? चलिए देखिए, उत्तर में कैरेबियन सी है, इसके यहाँ पे कैरेबियन सी है। ठीक है, ये देखिए ये कैरेबियन सी है। फिर उसके बाद अगला देखिए अटलांटिक महासागर, तो आप ये देखिए ये अटलांटिक ओशन है, ये वाला क्षेत्र। फिर उसके बाद देखिए अगला है कि पूर्व में गुयाना और दक्षिण में ब्राजील। तो क्या ऐसा है? देखिए ये पूर्व में ये गुयाना क्षेत्र मिलेगा और यहाँ पे दक्षिण में ब्राजील क्षेत्र मिलेगा। तो इस हिसाब से देखें तो दूसरा वाला स्टेटमेंट तो सही है, पहला वाला गलत है। और पूछा क्या है, कौन सा सही नहीं है? तो केवल 2 जो है इसमें से सही नहीं है, यानी कि बी यहाँ पे सही जवाब हो गया। ठीक है, सॉरी केवल 2 सही नहीं, केवल 1 इसमें सही नहीं है। ए यहाँ पे केवल 1, जो सही है वो तो 2 है, जो सही नहीं है वो 1 है। तो कौन सा सही नहीं है? केवल 1 सही नहीं है। ठीक है, स्पष्ट है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, लेबनान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पश्चिमी एशिया का एक देश है जिसकी सीमा उत्तर और उत्तर पूर्व में सीरिया से लगती है। और दूसरा है कि इसके दक्षिण में इजराइल है, जबकि साइप्रस भूमध्य सागर के पार पश्चिम में स्थित है। अब यहां पे देखिए क्या कहता है लेबनान के संबंध में, यह पश्चिमी एशिया का एक देश है जिसकी सीमा उत्तर और उत्तर पूर्व में सीरिया से लगती है। तो हमें पता होना चाहिए लेबनान है कहां पे। अब देखिए लेबनान, हमें मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो हमें दिखाई देगा पश्चिम एशिया में। अब देखिए लेबनान जो है इजराइल है, इसके उत्तर में है। थोड़ा और पास से अगर देखें तो इस प्रकार से ये लेबनान का क्षेत्र है, ये इजराइल है,
अब यहां पे देखिए, पहला पश्चिमी एशिया का एक क्षेत्र है जिसकी सीमा उत्तर और पूर्व में सीरिया से लगती है। क्या सच में ऐसा है? देखिए, ये उत्तर में सीरिया ही है और पूर्व में ये सीरिया ही है, तो ये पूरा सीरिया का क्षेत्र है। तो स्पष्ट हो गया, पहला वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा वाला, इसके दक्षिण में इजराइल है जबकि साइप्रस भूमध्य सागर के पार पश्चिम में स्थित है। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि दक्षिण में इजराइल है जबकि साइप्रस दो बातें हमें कंफर्म करनी है, एक इजराइल और एक साइप्रस। तो इजराइल जो इसके दक्षिण में है ही, सीधी सी बात है कि ये अगर लेबनान है तो ये दक्षिण में ये इजराइल वाला क्षेत्र है। अब उसके अलावा अब एक और नाम आया है, देखिए यहाँ पे, साइप्रस भूमध्य सागर के पार पश्चिम में स्थित है। तो ये बात भी सही है। अगर हमें साइप्रस को देखना है तो साइप्रस यहां पर है, ये यहां पे है, और ये देखिए भूमध्य सागर के में है और इसके लेबनान के पश्चिम में पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम यह कह सकते हैं ये वो साइप्रस है। और पास से देख लीजिए कि यह स्टेटमेंट पूरा का पूरा सही है। साइप्रस वाली बात भी सही निकल गई और उसके अलावा इजराइल वाली बात भी सही निकल गई, और पहला स्टेटमेंट तो सही था ही। तो कौन सा या कौन से सही है? तो एक और दो दोनों सही हैं, यानी कि सही जवाब हमारा होगा सी। चलिए अब अगले सवाल की तरफ आते हैं। हाल ही में खबरों में रहा सेंट मार्टिन आइलैंड कहां स्थित है? देखिए, बंगाल की खाड़ी, मध्य अटलांटिक कटक, अंटार्कटिका के पास या अदन की खाड़ी में? अब ध्यान से देखिए, खबरों में रहा सेंट मार्टिन आइलैंड कहां स्थित है, तो हमें सीधा सीधा पता होना चाहिए कहां है, लेकिन ये चर्चा में क्यों है? देखिए, अभी बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और तख्ता पलट के बाद बहुत विद्वानों और राजनीतिज्ञों का यह कहना था कि इसमें अमेरिका का हाथ था, जिसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि अमेरिका चाहता था कि बांग्लादेश का जो सेंट मार्टिन आइलैंड है वहां पर अपना बेस स्थापित कर सके। सेना का बेस स्थापित कौन कर ले? अमेरिका। तो यह क्षेत्र चाहता था बांग्लादेश से अमेरिका, और बांग्लादेश ने दिया नहीं। राजनीतिक गलियारों में दुनिया में यह बात कही जा रही है। अब बात जो भी हो, लेकिन यहाँ पे अब चर्चा सेंट मार्टिन आइलैंड की होगी कि आखिर ये है कहाँ पे। तो बंगाल की खाड़ी, मध्य अटलांटिक कटक, अंटार्कटिका के पास या अदन की खाड़ी में? जवाब का अंदाजा आपको लग गया होगा, यानी कि ए, बंगाल की खाड़ी में। आप देखें तो यहां पर है, और पास से जरा देखें तो देखिए ये बांग्लादेश का विस्तार यहां तक आता है, और उसके बाद इस जगह पर ये म्यांमार वाला क्षेत्र है, यहाँ पे सेंट मार्टिन आइलैंड है। ठीक है, तो यही के लेकर के बयानबाजी चल रही है, राजनीतिक जो दुनिया का गलियारा है वहां पे बात चल रही है। चलिए अब आगे देखते हैं। अक्सर खबरों में रहने वाला दागिस्तान क्षेत्र कहां स्थित है? रूस, अफ्रीका, ताजिकिस्तान या उज्बेकिस्तान? देखिए, यह जो दागिस्तान क्षेत्र है यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। फाइटिंग को लेके कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जहां पर कि दागिस्तान का अपना दबदबा है, क्योंकि यहाँ ट्रेनिंग बड़ी अच्छी होती है, लड़ाई झगड़े वाली नहीं, स्पोर्ट्स वाली जो फाइटिंग होती है। तो वहां पर यहाँ पर लोग दुनिया भर से एक हब बन चुका है। जैसे कि भारत में देखें तो हरियाणा में कुश्ती का हब कहा जाता है, वैसे ही फाइटिंग को लेकर के यहाँ पर भी एक हब बन चुका है जहाँ पे लोग ट्रेनिंग लेते हैं। क्योंकि यह जो भौगोलिक क्षेत्र है, यहाँ की जो रहन सहन के लिए जो जलवायु है वो इतने अनुकूल है कि यहाँ पे जो रहते हैं, यहाँ पे जो ट्रेंड होते हैं, उनको लड़ाई में फायदा मिलता है, स्पोर्ट्स में। तो इसी वजह से अगर हम भारत की बात करें तो भारत की जो विनेश फोगाट हैं, जो अभी इस ओलंपिक में चर्चा में रही, जिन्हें मेडल मिलते मिलते रह गया, गोल्ड मेडल वो जीत सकती थी लेकिन नहीं जीत पाई, और सिल्वर भी नहीं मिला। तो उन्होंने अपनी ट्रेनिंग इसी क्षेत्र से प्राप्त की थी, दागिस्तान से। तो दागिस्तान से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भारतीय खिलाड़ी हैं जो अपना कोच चाहते हैं कि दागिस्तान का ही हो। तो कई लोगों ने अपने कोच को ढूंढा है यहाँ से, और दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं प्रैक्टिस के लिए और यहाँ सीखने के लिए। तो ये है किस देश में? रूस, अफ्रीका, ताजिकिस्तान या उज्बेकिस्तान? सही जवाब क्या है? सही जवाब है रूस। रूस आप देखें बहुत बड़ा है, और इसके हम जब पश्चिम में जाएंगे और दक्षिण में जाएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा दागिस्तान, और है किसका? यह रूस का क्षेत्र है। ठीक है, स्पष्ट है। चलिए, तो ये बड़े खिलाड़ी हैं जो यहाँ से सीखे हैं स्पोर्ट्स फाइटिंग का। तो मुस्लिम और सालिखोव, और इसके अलावा है इस्लाम मखाचेव, और यहाँ पे नूरमैगोमेदोव। तो ये प्रमुख नाम है, कुछ और भी हैं। तो फिलहाल के लिए ये जो जानकारी थी जो आपके लिए इस हफ्ते महत्वपूर्ण थी। और अब एक अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में खबरों में रहा कुर्स्क कहां स्थित है? यूक्रेन, रूस, ताजिकिस्तान या पाकिस्तान? तो सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।